हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन 25 से। क्वेश्चन 25 है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि 4 टर्म्स ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप इसको फर्स्ट टर्म के रूप में, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू ए समझ सकते हैं। सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू बी समझ सकते हैं, और A3 इज इक्वल टू सी एंड A4 फोर्थ टर्म इज इक्वल टू डी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से आप लेंगे तो आपको अब ये से समझना होगा कि ए एन जो फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 वाली, उसमें अगर आप ये लेते हैं एन इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपको मिलेगा ए आर। तो यहाँ पे A2 की जगह पे AR लिखेंगे तो B इक्वल टू AR मिलेगा। ओके, फिर n इक्वल टू 3 लेंगे तो आपको फॉर्मूला में मिलेगा AR स्क्वेयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से A3 इक्वल टू AR स्क्वेयर लेते हैं तो C इज इक्वल टू AR स्क्वेयर होगा, C इज इक्वल टू AR स्क्वेयर। और अगर आप n इक्वल टू 4 लेते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगा AR रेस टू 3, मतलब AR क्यूब। तो A4 की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला AR क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि D इक्वल टू AR क्यूब मिलेगा, है ना। तो ये सभी पॉइंट्स आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए। तो हम LHS लेते हैं, LHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हमें लेना है। तो ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और सेकंड ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो ये सभी ब्रैकेट में हम ये b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वेयर एंड d इक्वल टू ए आर क्यूब सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज लेना है क्योंकि a सिर्फ अकेला है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस तरह से ये लिखेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में हम b इक्वल टू ए आर लिखते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा। c इक्वल टू ए आर स्क्वायर ए इंटू आर स्क्वायर लेते हैं तो c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और d इक्वल टू ए इंटू आर क्यूब लेते हैं तो d स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू 6 हो जाएगा। ये आपको एक्सपोनेंट्स वाली कैलकुलेशन समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका स्क्वायर लेना है। तो फाइनली ये इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगी। तो ये स्टेप लेने के बाद अब फर्स्ट ब्रैकेट में से देखो ए स्क्वायर कॉमन निकलता है। जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो हमने ये ए स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, ये ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। दूसरे ब्रैकेट में आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर तो निकलता ही है, साथ में आर स्क्वायर भी कॉमन निकलता है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब ये हमें समझना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद क्या बाकी रहता है, रिमेनिंग टर्म्स आर इन द ब्रैकेट्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, ये बाकी रहेगा।
और दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसा ही बाकी रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4। तो अब दोनों जगह से आप ये देखें तो सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है। और दूसरा बात ये सोचना है कि ये ए स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर स्क्वायर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए रेस टू 4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिला एलएचएस वाला। उसी तरह से हम आरएचएस देखेंगे। आरएचएस में भी सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए को एज इट इज रखेंगे, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टेप मिलता है। ओके। तो ये स्टेप में से अब हमें देखना है कि क्या कॉमन निकलता है। तो ये स्टेप में कॉमन निकलेगा वो ए स्क्वायर आर होगा। ठीक है। तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 एंड द होल रेस टू 2 मिलेगा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों टर्म में अप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आर, ये ए स्क्वायर आर है, उसका स्क्वायर ए रेस टू 4 आर स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट नंबर 2 मिला। दोनों रिजल्ट इक्वल है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही रिजल्ट इक्वल है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल गया। तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ये आपको लास्ट में लिखना है, हेंस प्रूव्ड। ओके। तो ये सम सॉल्व हो चुका। अब सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ एस बी द सम, P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms of in GP, prove that P square P square R raised to n is equal to S raised to n। ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए हैं। 2 नंबर में एक 3 है तो उसको a इक्वल टू 3 बोलेंगे और दूसरा 81 है तो उसको b इक्वल टू 81 लिखेंगे और 2 नंबर इंसर्ट करने हैं तो n इक्वल टू 2 देखेंगे। ये जो थियोरी थी ज्योमेट्रिक मीन्स वाली वो हम पहले समझ चुके हैं, उसी का यूज करके ये सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि G1 एंड G2 आर 2 नंबर्स सच दैट A G1 G2 B आर इन GP। तो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है R इक्वल टू B अपॉन A होल रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला कैसे मिली वो हम समझ चुके हैं अगले कुछ वीडियोस में। अब इसमें सिंपली हमें ये वैल्यूज पुट अप करनी है। B की वैल्यू 81 है, A की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 2 है। N की वैल्यू 2 है। तो ये लेके अब सिंप्लीफाई करें तो 81 डिवाइड बाई 3 इज 27 एंड होल रेस टू 1 अपॉन 3, होल रेस टू 1 अपॉन 3। तो 27 रेस टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। वी नो दैट। तो क्या हुआ कि हमें R की वैल्यू मिली R इक्वल टू 3 जो कि रेशियो है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए रेशियो R इक्वल टू 3 मिला। तो अब हम जानते हैं कि G1 इक्वल टू AR होता है तो उसमें सिर्फ हमें वैल्यूज पुट अप करके फाइनल आंसर G1 इक्वल टू 9 मिलने वाला है, मिलेगा ही। और G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर है वो भी हम जानते हैं तो इसमें भी वैल्यू पुट अप करें तो 27 मिलेगा। तो इस तरह से 2 नंबर जो हमें निकालने थे 9 और 27 वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 3 और 81 के बीच में। तो 3 और 81 के बीच में 9 एंड 27 इंसर्ट करके इस तरह से लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो यहाँ पे अगर दोस्तों 3 जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने होते तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेते और उसके हिसाब से रेशियो निकालते, और G3 एक और फाइंड करना होता है, G3 इक्वल टू AR क्यूब लेके। ठीक है, तो कितने भी जियोमेट्रिक मीन हो आप ये फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द value of n so that a raised to n plus 1 upon a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n may be the geometric mean between a and b। यहाँ पे दो नंबर्स है a and b, उसका जियोमेट्रिक मीन ये लेना है, ऐसा लेना है कि n हम फाइंड कर सके और ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। ठीक है, ए और बी का मतलब हम जानते हैं कि इफ ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लेते हैं G इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन की, दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन की। और यहाँ पे दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है वो a रेस टू n प्लस 1 प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन दिया गया है। तो ये जियोमेट्रिक मीन बने ऐसा n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये कंपेयर कर लिया है यहाँ पे, एक फॉर्मूला वाला और एक क्वेश्चन वाला, दोनों ही मीन ए बी का है, जियोमेट्रिक मीन ए बी का है, ए एंड बी का है, तो हमने ये लगा दिया। अब इसमें हम सिंपलीफाई करेंगे। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि अंडर रूट ए बी है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, लिख सकते हैं ना। और ए रेस टू 1/2, रूट ए मतलब ए रेस टू 1/2 और रूट बी मतलब बी रेस टू 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे पहले लिख लिया। और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो और लेफ्ट साइड एज इट इज छोड़ो, a रेस टू n प्लस 1 प्लस b रेस टू n प्लस 1 एज इट इज छोड़ दिया। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है कि a रेस टू 1/2 b रेस टू 1/2, ठीक है, इंटू a रेस टू n प्लस a रेस टू 1/2 इंटू b रेस टू 1/2 इंटू b रेस टू n। तो ये जो टर्म थी उसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि a रेस टू 1/2 एंड a रेस टू n दोनों ही प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका बेस a है। उसका बेस क्या है, a है। देखो ये a है, तो उसका बेस a होने के कारण इस तरह से हम इसका पावर ऐड करके लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में ये b वाली टर्म तो है ही, तो b रेस टू 1/2 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, b रेस टू 1/2 b रेस टू n दोनों प्रोडक्ट में बेस इक्वल है, तो उसमें भी आप इस तरह से एक्सपोनेंट का एडिशन करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है। और ये जो a रेस टू n वाली a रेस टू 1/2 वाली टर्म है वो एज इट इज छोड़ो मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या करते हैं कि a बेस वाली और जिसमें n आता है पावर में, बेस a है और पावर में n आता है, वो हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, वो टर्म हम लेफ्ट साइड में अरेंज कर रहे हैं। और जिसमें बेस b आता है और पावर में n दिखता है वो टर्म्स हम राइट साइड में अरेंज कर ले। तो इस तरह से ये अरेंज होगा। ठीक है, अब उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या, उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं a रेस टू n प्लस 1/2। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा a रेस टू 1/2 माइनस b रेस टू 1/2। ठीक है, और राइट साइड में से कॉमन निकालेंगे b रेस टू n प्लस 1/2, तो ब्रैकेट में बचेगा रिमेनिंग टर्म्स a रेस टू 1/2 माइनस b रेस टू 1/2। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई कि अगर आप a रेस टू n प्लस 1 को
इस तरह से सोचोगे a रेस टू n प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो आप देख पाएंगे कि n प्लस 1/2 यहाँ पे बनता है, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे a रेस टू n प्लस 1/2 इंटू a रेस टू 1/2। तो ये जो टर्म है a रेस टू n प्लस 1 वाली, उसमें से आप ये टर्म समझ के a रेस टू n प्लस 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये b वाली टर्म में भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन निकल गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से a रेस टू 1/2 माइनस b रेस टू 1/2 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म इज दिस। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, इन पावर में है, एक्सपोनेंट में है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें इक्वल बेस बनाने होंगे। तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और इस तरह से लिखते हैं a रेस टू n प्लस 1/2 अपॉन b रेस टू n प्लस 1/2, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो पावर एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है, इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a अपन b होल रेस टू n प्लस 1/2। ओके, बट राइट साइड में 1 है तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें कंपेयर करना होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट जब भी हम फाइंड करना चाहे तो बेस इक्वल होना चाहिए, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेस इक्वल बनाने के लिए हम 1 को कन्वर्ट करते हैं a अपॉन बी होल रेस टू 0 में। a अपॉन बी होल रेस टू 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके a अपॉन बी होल रेस टू 0 लिखेंगे। अब हम ये दोनों ही एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे, n प्लस 1/2 एंड 0, तो देखो ये कर दिया, तो उसमें से हमें मिला क्या, n इक्वल टू माइनस 1/2। तो दिस इज द आंसर सच दैट ए बी का ज्योमेट्रिक मीन ये जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बन सके। ओके, तो n की वैल्यू मिल गई -1/2। चलो अब अगला क्वेश्चन है 28। उसमें कहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर्स एज्यूम करेंगे। लेट a and b आर टू नंबर्स। तो अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव इज व्हाट, टू प्रूव a is to b is equal to 3 plus 2 root 2 in is to 3 minus 2 root 2, ये हमें एज्यूम प्रूव करना है। तो ये अपॉन में आ जाएगा, हम प्रूव करेंगे ना तो उस वक्त ये इस तरह से मिलेगा अपॉन में, a अपॉन b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो कहा है वो क्या है कि टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब a प्लस b, क्योंकि हमने एज्यूम किया है यहाँ पे a एंड b आर टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर्स दैट मीन्स a प्लस b is 6 times their geometric mean, is 6 times their geometric mean। दैट मीन्स अगर उसका जियोमेट्रिक मीन ए और बी का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, ए एंड बी का जियोमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, है ना, और उससे ये 6 टाइम है। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट ए बी। तो ये यहाँ पे दिखाया है, देखो ये दिखाया है यहाँ पे। अब इसमें से हमें ये प्रूव करना है, चलो करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। चलो, तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या, थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना होगा, जो कि सभी टाइम हम दिमाग यूज करते ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होगा। ट्रिक क्या है कि ये जो 6 है ना, उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 3 इंटू 2 अंडर रूट ए बी, इस तरह से लिखेंगे।
तो 3×2=6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखने के बाद हम ये 2√AB वाली जो टर्म है, ये टर्म है, उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा a+b, ये a+b इक्वल टू है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिला तो ये जो बना है वो इस तरह से बना है, देखो यहाँ पे। तो a+b/2√ab इज इक्वल टू 3/1 हो गया। चलो, a+b/2√ab इज इक्वल टू 3/1। अब इसमें हम ये यूज करेंगे क्या, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमरेटर में लिखते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर के वैल्यूज। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है a+b, तो यहाँ पे a+b आ गया, प्लस डिनोमिनेटर है 2√ab, तो यहाँ पे प्लस में आ गया 2√ab। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये इस तरह से मिलेगा। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ले तो उसमें आपको क्या बताना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखना है और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा। राइट साइड में भी ऐसा ही लेना है। जब भी आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करें तो दोनों ही साइड लेनी होती है, दोनों ही साइड इसको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 + 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 - 1 हो गया। ओके, तो इस तरह से ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लेने के बाद ये टर्म हमें मिली। अब इसमें थोड़ा सा हमें और सोचना है कि a+b प्लस 2√ab वाली जो टर्म है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो ये a है उसको हम लिखेंगे √a², b फिर बाद में मिडल टर्म आती है 2√a इंटू √b, इस तरह से लिखेंगे √ab को, फिर प्लस √b² इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट का स्क्वायर ओरिजिनल वैल्यू a आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो स्क्वायर मिडल टर्म स्क्वायर, तो इसको हम अब इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। तो ये हो गया, इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये आप समझ लो कि जो फॉर्मूला है वो x + y² इज इक्वल टू x² + 2xy + y² होती है। तो उसमें हम x इज इक्वल टू √a लेते हैं और y इज इक्वल टू √b लेते हैं। तो हमें जो ये मिलता है ये इस तरह से मिलता है। तो दोनों ही जगह ये अप्लाई कर दिया। 3 + 1 राइट साइड में 3 + 1/3 - 1 4/2 होता है, उसका आंसर 2 मिलता है। तो अब ये जो है पूरी टर्म वो स्क्वायर वाली टर्म है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, तो ये पूरा स्क्वायर लिखा दो और दोनों जगह स्क्वायर रूट लगा दो। दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाते हो तो आपको इस तरह से टर्म मिलती है, ये टर्म मिलेगी। अब फिर से हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो ये टर्म मिलती है। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लेने से मिलता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे √b प्लस है, √b माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो √a + √a 2√a न्यूमरेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद √a कैंसिल हो जाएगा, तो 2√b मिलेगा। अब 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम
स्क्वायर लेते हैं बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड, तो ये टर्म मिलेगी। अब स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, तो ए अपॉन बी लेफ्ट साइड में मिला। और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो फिर से, ए प्लस बी, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसमें आप एक्स इक्वल टू √2 लेते हैं ये, और y इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आपको ये एक्सपेंशन मिलेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही होगा। तो देखो अब इसको प्लस माइनस करो, जो भी सिंप्लीफाई करना है करो, तो ये हमें आंसर मिलेगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो ये है हमारा प्रूफ। तो मजेदार सम था, मुझे अच्छा लगता है ये सम। चलो आगे बढ़ते हैं। Question 29. If A and G be AM, that means arithmetic mean, G and GM, that means geometric mean, respectively, between two positive numbers, prove that the numbers are A plus or minus under root A plus C into A minus C. तो जो भी नंबर है जिसका एरिथमेटिक मीन A है और जियोमेट्रिक मीन G है, वो नंबर हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर स्मॉल a एंड स्मॉल b। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन, a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। arithmetic mean of two numbers is a plus b by 2, right? That's why you can write it as a plus b is equal to 2a। डिनोमिनेटर का 2 है, लेफ्ट साइड में ले जाओ तो कैपिटल A के साथ, मतलब एरिथमेटिक मीन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये टर्म मिलती है, a plus b is equal to 2a। Similarly, we can take geometric mean of two numbers under root ab, right? तो अंडर रूट ए बी जो है वो जियोमेट्रिक मीन दो नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। तो ए एंड बी टू नंबर्स हमने एज्यूम किए, उसका जियोमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए बी, और फिर दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको जीवन दिखता है, बट जीवन नहीं लेना है, सिर्फ जी लेना है। ठीक है, जी लो मेरे दोस्त, जी लो। तो ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर मिला। तो अब ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम ये नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो नंबर्स फाइंड करने के लिए हम ये सोचेंगे, ये लॉजिक अप्लाई करेंगे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी, ये सोचते हैं। इसका यूज करके हम नंबर निकाल पाएंगे। तो जिसके रूट ए एंड बी है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं, तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है अगले स्टैंडर्ड में कि अगर अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन equation will be like x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। ये इक्वेशन फॉर्मूला है। जब आप रूट्स जानते हैं तो उसके आधार पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना चाहो तो इसका यूज कर सकते हैं। तो उसी का यहाँ पे यूज करके ये देखा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 आप a प्लस बी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2a ले सकते हैं, और a इंटू बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 ले सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला। तो ये x टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी
इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -2a मिलेगा और c इज इक्वल टू g² मिलेगा। ये कंपैरिजन मिलेगा। तो अब आप उसको डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac में सब्स्टिट्यूट करो। b² डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो इसमें आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर मिलेगा। और फिर रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो इसमें भी आप अगर ये सभी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें सिंप्लीफाई करने से आपको ये टर्म मिलेगी। बहुत ही आसान है, ठीक है। इतना तो आप सिंप्लीफाई कर ही पाएंगे। और a² - c² मतलब a + c × a - c, ये तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। ओके, तो ये आप अच्छी तरह से समझ लो, कैलकुलेशन देख लो और फिर से ट्राई कर लो खुद लिख कर। चलो अब नया क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन 30। The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria at present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो पर आवर डबल होता है, एवरी आवर वो डबल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर वो 30 है, एट प्रेजेंट देयर वर 30 बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर इट विल बी डबल्ड एंड वी कैन राइट इट 2 × 30 इज इक्वल टू 60। After second hour, 2 hour, after 2 hour, it will be doubled of numbers of bacteria when after first hour. मतलब 1 घंटे के बाद जितने भी बैक्टीरिया थे उसका डबल हो जाएगा दूसरे घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया थे, 60 थे। तो उसका डबल 2 × 60 मतलब 120 हो जाएगा। ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाएगा और ये सीक्वेंस बनाएगा। कैसे सीक्वेंस बनाएगा, देखो पहले तो स्टार्टिंग में 30 था, फिर 1 घंटे के बाद ये 60 हो गया डबल, फिर 2 घंटे के बाद वो फिर से डबल हो गया 120 हो गया, फिर 3 घंटे के बाद वो हो जाएगा 240। तो इस तरह से ये डबल होता जाएगा। तो अगर ऐसी सीक्वेंस बनती है, ये देखो ये सीक्वेंस बनी, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट इज जीपी, ठीक है। तो ये जीपी बनाती है। तो जीपी का ये फर्स्ट टर्म क्या होगा, a = 30 और रेशियो अगर आप देखें तो 60/30 टू 120/62, तो रेशियो होगा r = 2। ओके, तो ये हमें देखना है, समझना है। तो r = 2 ये इस तरह से मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म 30 है, रेशियो 2 है। तो अब सेकंड आवर के बाद मतलब आफ्टर 2 आवर्स इट विल बी 120, वी नो दैट। तो अब इसको हम कैसे दिखाएं, देखो 120 यहाँ पे है, वो थर्ड टर्म है। तो 1 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया की नंबर है वो A2 मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A2 = 60। 3 घंटे के बाद जो मिलता है वो 120 है। सॉरी 2 घंटे, 1 घंटे के बाद जो मिला वो A2 मिला, 2 घंटे के बाद जो मिला वो A3 है, ये देखो 120। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें तो टर्म नंबर जो मिलती है वो हम ये यहाँ पे इस तरह से लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप भूल जाओ, मैं आपको जो हमारी फॉर्मूला है उसी तरह से दिखाता हूँ। तो an = a × r⁻n−1, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम देखेंगे। तो A4 अगर हमें चाहिए कि 2 घंटे के बाद का
बैक्टीरिया फाइंड करना है तो A3 लेना होगा। नंबर ऑफ टर्म विल बी A3। तो A है 30, R है 2, 3 - 1 तो 30 इंटू 2^2 दैट इज 4। तो 34 जार 120। जो देखो मिल गया, ये यहाँ पे था, ये मिल गया ना। तो इसी तरह से हमें ये फाइंड करने हैं सभी। तो अगर 4 घंटे के बाद का हमें लेना है तो हमें फाइंड करना होगा A5, ठीक है। और n घंटे के बाद का लेना है तो हमें लेना होगा AN+1, ये फाइंड करना होगा। तो आपको ये करना है, आप खुद कर सकते हैं, कर लेना। ओके, चलो सिंपल है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको फाइंड करके देखना है। चलो नेक्स्ट। What will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate at 10% compounded annually? तो यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 1 ईयर के बाद 10% के हिसाब से आपको मिलेगा 100 प्लस 10/100। दैट मीन्स 10% ऑफ 100, that means it will be 110, 100 cut 100 plus 10। ये एक ईयर 1 ईयर के बाद मिलेगा, 1 ईयर, ठीक है। और अगर फिर से आप काउंट करेंगे तो अब जो नया इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पर लगेगा। तो आपको 2 साल के बाद आफ्टर 2 years it will be 10% of 110, इंटरेस्ट विल बी 10% ऑफ 110। तो 0 कट हो गया, 0 कट हो गया, तो आपको ये मिलेगा 110 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 121। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा एवरी ईयर। तो हर साल जो इंटरेस्ट मिलती है वो पिछले साल की रकम अमाउंट पे मिलती है, ठीक है। तो चौथे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो थर्ड ईयर में जो अमाउंट होगी उस पर मिलेगा। 5th ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4th ईयर में जो अमाउंट होगी उस पे मिलेगा। तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि ये आपको समझना है कि ये ऑलवेज जीपी बनाती है, ठीक है। ये हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी। तो ये फॉर्म्स जीपी, तो उसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो फर्स्ट टर्म समझते हैं, और जो रेशियो है वो 100+% होता है। तो यहाँ पे 10% के हिसाब से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करना है। तो वो हम इस तरह से ले सकते हैं 100+10। अगर यहाँ पे 15 दिया गया होता है तो हम यहाँ पे लेते हैं 100+15, ठीक है। तो वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से ये फाइंड करना है। फिर आपको सिंपली इसके लिए फॉर्मूला A×R⁴n लेनी है और इसको काउंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं उसको फर्स्ट टर्म बोलना है। जो भी परसेंटेज दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए उसको 100+ करके परसेंटेज फाइंड करो तो वो रेशियो हो जाता है, और उसको फॉर्मूला A×R⁴n में लेके फाइंड करना है। दैट्स इट। तो ये सम आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी सम में एक ही मेथड होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सभी क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई होती है। ओके, तो आप ये कर पाएंगे। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश होती है, और अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।